सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए, पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा माधवीपुरी बुच। तो पूर्व आईसीआईसीआई बैंकर हैं ये माधवीपुरी बुच, जो कि अब की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। ये किसका स्थान लिया इन्होंने? अजय त्यागी का। अभी तक मतलब सेबी के अध्यक्ष थे अजय त्यागी, तो उनकी जगह ले ली है माधवीपुरी बुच ने, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप मुझे बताओ ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अलका मित्तल बनी थी। और अलका से मैंने आपको याद कराया था अलका उपाध्याय का नाम, जो कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। और अलका उपाध्याय में उपाध्याय से मैंने आपको याद करवाया था अनुकृति उपाध्याय का नाम, जिन्होंने अपने नॉवल किंसुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता था। वहीं अलका मित्तल की अगर बात करेंगे तो मित्तल से एक नाम मैंने आपको लिंक करके याद करवाया था, गीता मित्तल का नाम। वो भी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेशंस की समिति की अध्यक्ष बनी थी। और गीता मित्तल से आपको नाम याद आएगा गीता गोपीनाथ का। वो कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी। बाकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन है? धृति बनर्जी हैं। और रेखा मेनन नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी। देखो, सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1988 में भारत सरकार की तरफ से इसकी स्थापना कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। ऐसे भी याद रख सकते हो आप। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी आपको याद होगा सेबी ने ही सारथी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और माधवीपुरी बुच से आपको याद आएगा, अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो याद आएगा, अभी बाजार की विसंगतियों का जल्द पता लगाने और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सेबी ने अलर्ट समिति बनाई थी। और उस समिति का अध्यक्ष माधवीपुरी बुच को ही बनाया था। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ दिनों पहले की बात है। और अभी सेबी ने निवेश नीति सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको बनाया? एनआर नारायण मूर्ति को। ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। तो लोगों के दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व के बारे में संदेश फैलाने के लिए भारत में हर साल 28 फरवरी को ये नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। और 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट यानी कि रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए। और इसके लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, थीम क्या रही इसकी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, ये तो हो गया नेशनल साइंस डे। एक वर्ल्ड साइंस डे भी मनाते हैं हम, वो होता है 10 नवंबर को। और ऐसे आपको याद आएगा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस भी होता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो कब होता है? 11 फरवरी को होता है। और अभी कल का अगर आपने करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा तो कल ही फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं। और अब फरवरी मंथ खत्म भी हो गया है, तो अब एक लास्ट चांस है आप लोगों के पास। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करने की कोशिश कीजिए फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपको याद है, जिससे आपका रिवीजन होगा और आपको पता लगेगा कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। राफेल नडाल, याद रखना, पहले तो वो स्पेन के टेनिस प्लेयर है और इन्हीं को किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और अभी इन्होंने ही मैक्सिकन ओपन 2022, जिसे अकापुल्को खिताब भी कहा जाता है, उसमें इन्होंने मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। अच्छा, इन्होंने किसको हराया? ब्रिटेन के टेनिस प्लेयर हैं कैमरन नॉरी, उनको हराया। और नडाल ने पहली बार ये जो मैक्सिकन ओपन का खिताब है 2005 में जीता था, फिर 2013 में, फिर 2020 में और अब 2022 में, यानी कि आप कह सकते हो ये इनका चौथा मैक्सिकन खिताब है। अच्छा, राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन जीत लिया, ये आपको पता चल गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अभी 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो भी आपका आंसर होगा राफेल नडाल।
और उन्होंने किसको हराया था? डैनियल मेदवेदेव जो कि रशिया के हैं। उसी तरह से ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। इन्होंने हराया था डैनियल कॉलिंस को जो कि यूएस की है। अच्छा मुझे बता दो, आप तो डेविस कप, पहले तो ये पता हो ना आपको कि डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। और वो किसने जीता? रशिया ने जीता था। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता कौन बन गए? कार्लोस अल्काराज। ये भी स्पेन के टेनिस प्लेयर है, तो ये याद रखेंगे आप। पढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में 58वीं यानी कि 58th सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा कानपुर में। तो भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में 58वीं सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है। कानपुर, जिसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और अभी आपको याद होगा, आईआईटी कानपुर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया था। और चेस, शतरंज से आपको याद आएगा, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, और उनको हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे भारत के आर प्रज्ञानंदन। चलो आप मुझे ये बताओ, तनिष्का कोटिया का संबंध किस खेल से है? तो ये एक चेस प्लेयर हैं। और मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि इनका नाम न्यूज़ में था। गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और बताओ, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा हैं। और वैसे भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे युवा हैं। हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। उनकी बायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और इन्होंने ही पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था 1991-92 में। वैसे तो अभी इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया, जिसमें पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एस विजयलक्ष्मी है। और बताओ, अभी हमारे 73rd नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? भरत सुब्रमण्यम बने थे, ये चेन्नई से हैं। उसी तरह से पूछा जाएगा, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो आंसर होगा दिव्या देशमुख। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाते हैं। और जो आपका चेस का बोर्ड होता है, वहाँ से भी स्टैटिक प्रश्न बनता है एग्जाम में कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन चेस बोर्ड कितने होते हैं? 204 होते हैं। और ये जो डब्बे हैं, जो चेस बोर्ड होता है, तो ये जो बॉक्स हैं, ये जो डब्बे हैं, कितने होते हैं? टोटल 64 होते हैं। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ट्रैक्शन को पावर फीड करेगा, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो कि सीधे ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से जुड़ा होगा, और ये कहाँ पे लगाया गया है? मध्य प्रदेश के बीना में। ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे का ही हिस्सा है, और ये रेलवे का पहला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। मतलब ये आपका क्या हो गया? भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट हो गया, और ये आपकी रेलवे लाइन हो गई। तो ऊपर से जो ये तार निकलते हैं, ये डायरेक्ट उसको फीड करेगा। और इसे किसकी सहायता से? भेल की सहायता से स्थापित किया गया है। अच्छा, वैसे रेलवे के 2 लक्ष्य आपको याद रखने हैं। इसका 2023 का लक्ष्य है पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाना, और पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे चलने का इसका लक्ष्य है 2030 का। वैसे भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 का है। और इसी तरह से अगर आपसे पूछें कि 100% सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला मंदिर कौन सा है, तो आंसर होगा कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। यह आपको मिलेगा उड़ीसा में। इसे किसने बनवाया था? गंगवंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। और 10 रुपये का जो आपका करेंसी नोट है, उसके ऊपर कोणार्क सूर्य मंदिर का ही चित्र है। और आपको याद होगा, अगर आपसे पूछे कि देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पे बनाएगा भारतीय रेलवे, तो किशनगंज, दिल्ली में। और रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर में। वैसे अभी हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। वर्तमान में रेल बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी बन गए। तो ये ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जो भारत है, ये T+1 स्टॉक सेटलमेंट को लागू करने वाला कौन सा देश बन गया? तो आंसर होगा दूसरा देश।
और चाइना के बाद, चाइना मतलब पहला है, तो चाइना के बाद भारत अभी 25 फरवरी 2022 से T+1 स्टॉक सेटलमेंट को शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। यहाँ पे टी का मतलब हो गया ट्रेडिंग डे। इसको ऐसे समझो आप सिंपल सा, जैसे सोमवार के दिन आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर को परचेज करते हो, खरीदते हो, तो T+1 डे यानी कि एक तो ट्रेडिंग डे यानी कि सोमवार जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो, और उसमें एक और दिन जोड़ दो यानी कि मंगलवार और जुड़ जाएगा। तो मंगलवार को वो शेयर आपके डिमेट अकाउंट में आ जाएगा, ट्रेडिंग वाले डे नहीं आएगा, उसके अगले दिन आएगा। अभी तक जो सेटलमेंट का प्रोसेस होता था वो T+2 डेज लेता था, यानी कि आपने सोमवार को कोई शेयर परचेज किया, ट्रेड किया, तो T+2 डेज और जोड़ लो, यानी कि वो जो शेयर है आपके डिमेट अकाउंट में कब आएगा, वेडनेसडे को आएगा, बुधवार को आएगा। अभी तक ये होता था, लेकिन अब T+1 डे लगेगा उसे सेटलमेंट होने में। और ऐसा करने वाला चाइना के बाद भारत दूसरा देश बन गया। और इससे पहले तो और भी ज़्यादा समय लगता था, सन 2003 के पहले T+3 डेज लगा करते थे, लेकिन अब T+1 डेज लगा रखेंगे। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा दिल्ली में। तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये दिल्ली में बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल किया जाएगा, ऐसे समझ लो आप। ई वेस्ट मतलब क्या होता है? जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, पुराने मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप, टीवी वगैरह, जो भी पुरानी ख़राब जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हो गई वो सब। तो याद रखना भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे बनेगा? दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाता कि देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे खोला गया था, तो आंसर होगा भोपाल में। अच्छा, वैसे अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। और ई कैबिनेट शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। चलो अब तो बताओ भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और भारत का पहला जेंडर पार्क ये केरल के कोझिकोड में। और भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क ये बना गोवा में। भारत का पहला स्पेस पार्क ये केरल के तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खुला? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया मध्य प्रदेश के सांची में। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस, रेयर डिजीज डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 फरवरी को। तो दुर्लभ रोग दिवस यानी कि रेयर डिजीज डे यह हर साल फरवरी के आखिरी दिन को मनाया जाता है। तो ये दिन दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ बीमारियों वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए उपचार और चिकित्सा तक पहुंच में सुधार करने के लिए इसको मनाया जाता है। पहली बार इसे 2008 में मनाया गया था। थीम क्या है? अपने रंग साझा करें, शेयर योर कलर्स। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, अब बताइए कोविड-19 हेतु भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? तो आंसर होगा कॉर्बेवैक्स टीएम। तो कॉर्बेवैक्स टीएम ये पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसे बनाया है बायोलॉजिकल ई कंपनी ने। ये हैदराबाद की कंपनी है। और हमने कहा ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन का उपयोग करेगी। और इसमें 28 दिनों में इसकी 2 खुराक लगेगी। और अभी 12 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को सरकार से अनुमति भी मिल गई है इसे लगाने की। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा कोवैक्सीन के बारे में। इसे किसने बनाया? भारत बायोटेक ने, वो भी हैदराबाद की कंपनी है। कोविशील्ड को किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। अच्छा, यहाँ एक होमवर्क प्रश्न मिलेगा आपको। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है, अध्यक्ष कौन है? उनका नाम बताओ जिन्हें अभी एक पुरस्कार मिला था। चलो आप ही बताओ कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है आपके पास पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री। और डीएनए आधारित पहली वैक्सीन कौन सी है? जाइडस कैडिला ने उसको बनाया है, उसका नाम है जाइकोव डी। और यहीं से आपको याद आएगा कि कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है भारत। और अभी 2-3 दिन पहले हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी पढ़ा था कि प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला पहला देश कौन सा बना? कनाडा बना। अच्छा बताओ,
100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? अंडमान निकोबार। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। पहला जिला हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। और पहला गांव जम्मू कश्मीर का वयान गांव बना था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक ये गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्निकल सिटी में मुख्यालय खोलने वाली पहली मल्टीलैटरल एजेंसी कौन सी बन गई है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स बैंक भी इसको कहते हैं। इसकी स्थापना होती है सन 2014 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई चाओना में। और अध्यक्ष है मार्कोस प्राडो ट्रायजो। अभी आपको याद होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना था? तो याद रखना ये बना था कौन सा? इजिप्ट। इसका चौथा नया मेंबर। वैसे 2021 में टोटल 4 नए मेंबर बने हैं। शुरुआत में तो 3 देश बने थे। कौन कौन से? यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। तो ये आप ध्यान रखना। क्या याद रखना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का सबसे नवीनतम सदस्य देश बन गया इजिप्ट। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे नया मेंबर 9th नंबर का कौन सा बना? ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी किसे होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर होगा ताकिया त्सुमुरा। तो अभी जापानी ऑटो प्रमुख होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2022 से होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? ताकियो त्सुमुरा। बाकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गए? गीता गोपीनाथ की जगह आए हैं। ये नाम है पियरे ओलिवियर। और अभी हुंडई मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? अंशु किम बने। हुंडई की बात करें साउथ कोरिया की कंपनी है ये। बाकी एयर इंडिया के एमडी सीईओ बने थे अभी इल्कर आईएसी इनका नाम है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी फरवरी 2022 में मनरेगा के लिए लोकपाल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा गिरिराज सिंह ने। तो लोकपाल एप्लीकेशन इसे ऑम्बर्ड्स पर्सन एप्लीकेशन भी कहा गया। और अभी इसे लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने, जो कि हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। तो इसे मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? देखो आपको पता है मनरेगा का क्रियान्वयन हर राज्य में किया जाता है। और क्रियान्वयन के समय जो भी शिकायतें होंगी उन शिकायतों के निपटारे के लिए इसे लॉन्च किया गया है। मतलब ये एप्लीकेशन लोकपाल को पारदर्शिता और जवाबदेही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगी। अच्छा बताओ अभी किसान एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? आईआईटी रुड़की ने। इसे उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया। तो किसानों को मौसम संबंधित जानकारी देने के लिए है ये किसान एप्लीकेशन। बाकी नरेगा के लिए जो अधिनियम आया था वो कब आया था? 2005 में। कब से लागू हुआ था? 2 फरवरी 2006 में। और नरेगा का नाम मनरेगा कब कर दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 में। तो इसमें क्या होता है? जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 100 दिन का रोजगार आपको मिलेगा। अच्छा भारत के पहले लोकपाल कौन थे? ऑम्बर्ड्समैन पिनाकी चंद्र घोष थे। तो ये याद रखना। अब हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियोस को भी सपोर्ट करें। इन्हें अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहाँ पे प्लीज़ वीडियोस के लिंक को एक बार शेयर ज़रूर कर देना। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है। वहीं पे आपको इनकी पीडीएफ पे मिल जाएगी। तो कल आपसे पूछा था कि अभी अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो आंसर होगा 43 पे। और इसमें टॉप पे है यूएस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।